जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा बिहार द्वारा का टेस्ट चलाया जा रहा है दोस्तों, जो सीरीज है वर्दी लेकर रहेंगे, जिसमें दोस्तों आज हम लोग क्लास टेस्ट देख रहे हैं इसमें, जिसमें क्लास टेस्ट में हम लोग 3 देखने वाले हैं। इससे पहले का दोस्तों टेस्ट 2 तक आपको अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है। और प्रत्येक टेस्ट में दोस्तों आपका क्वेश्चन की संख्या 100 दिया गया है। तो इसमें दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। 100 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन दोस्तों पहला कहता है कि माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है। तो माइटोसिस में दोस्तों जो सेंट्रोमियर है यह याद रखना है किस अवस्था में विभाजित होता है, तो यह दोस्तों एना फेज में होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। एना फेज में दोस्तों सेंट्रोमियर का विभाजित होता है। नेक्स्ट है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो किसकी दोस्तों उपस्थिति के कारण बताना है कि पादप कोशिका और पशु कोशिका में दोस्तों अंतर पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्लोरोप्लास्ट भी हो जाएगा और कोशिका भित्ति दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए कोशिका भित्ति जो है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट भी जो है यह केवल दोस्तों पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपका 2, इसको ए और बी दोनों हो सकता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका गलत दिया गया है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिका का दोस्तों जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति कहलाता है। अगर जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण पूछता है आपको, तो जंतु कोशिका में आपका कोशिका झिल्ली हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे पादप कोशिका पूछ रहा है, तो इसलिए आपका कोशिका भित्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बोला कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिकाओं का दोस्तों जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो अभी हम लोग देखें कोशिका भित्ति। अच्छा हो गया दोस्तों, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दोस्तों कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो देखिए न्यूक्लियस के दोस्तों बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और हरित लवक में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है कि गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। तो गोल्जी उपकरण बताइएगा किस में नहीं पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो गोल्जी उपकरण है यह प्रोकैरियोटिक में भी नहीं पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाया जाता है और नील हरित शैवाल में भी नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी में दोस्तों आपको गोल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक, लाल रुधिर कणिकाओं और नीला हरित शैवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों 6 बोला कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम दोस्तों किस कोशिका अंग से बनता है, तो याद रखना है गोल्जी काय से। गोल्जी काय से दोस्तों लाइसोसोम बनता है। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मीसोसोम में, याद रखना है। मीसोसोम में दोस्तों यह प्रोकैरियोटिक कोशिका है दोस्तों, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश पाया जाता है मीसोसोम में, और जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 8 कहता है कि तरल मोजाइक मॉडल संबंध निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों जो तरल मोजाइक मॉडल है यह कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। बिल्कुल सही है, तरल मोजाइक मॉडल याद रखना है कि कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। और यह मॉडल 1972 ईस्वी में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। सही बात है दोस्तों, जो तरल मोजाइक मॉडल था 1972 में सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर है कि इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। ये भी कथन आपका सही है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है, याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9। क्वेश्चन 9 कहता है कि सर्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है। देखिए जो सर्कोप्लाज्म नामक तरल दोस्तों कहाँ में पाया जाता है, तो यह याद रखना है आपको दोस्तों पेशी ऊतक में पाया जाता है। सर्कोप्लाज्म दोस्तों पेशी ऊतक में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन पलीहा यकृत तथा अस्थि माजा में पाया जाता है। पलीहा यकृत और अस्थि माजा में दोस्तों कौन सा पाया जाता है, तो देखिए जलावत संयोजी ऊतक। कौन सा दोस्तों, तो जलावत संयोजी ऊतक। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जलावत संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों का जोड़ने का कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों त्वचा और मांसपेशी को जोड़ने के लिए कहेगा तो आपको दोस्तों एरियोलर ऊतक हो जाएगा, याद रखना है। एरियोलर ऊतक जो है यह त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है कि यदि सन 2000 में
एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई तो सन 2021 में यह कील दोस्तों कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों, जब उसका ऊपर की जो तना भाग है उसमें दोस्तों आप कील ठोक दिए है तो उसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होगा, तो इसलिए पहले जितना था उतना ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 7 फीट। तो आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पौधे के अंतः त्वचा यानी कि दोस्तों इपोडर्मिस और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं। तो ये देखो याद रखना दोस्तों, इपिडर्मिस और संवहन बंडल के जो बीच में पाई जाने वाली परत है उसे हम लोग परिरम यानी कि पेरीसाइकिल कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों परिरम यानी कि पेरीसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बोला कि पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं और कुछ भाग जैसे पत्ते और उनकी नियंत्रणता के कारण किसी बहुतायत को माना जा सकता है। यानी कि दोस्तों जी यानी कि लचीलापन एक तरह से आपसे पूछ रहा है कि पौधा में दोस्तों जो लचीलापन है वह किसके कारण आता है। तो पौधे में लचीलापन दोस्तों, एक मिनट, क्या कह रहा है, पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं और कुछ भाग जैसे पत्ते और तने किसी नियंत्रणता के कारण दोस्तों बहुतायत को माना जा सकता है। तो इसका दोस्तों आपका दृढ़ ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, दृढ़ ऊतक। नेक्स्ट है कि वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो प्राथमिक वृद्धि के लिए दोस्तों कौन सा है, तो लंबाई में वृद्धि के लिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, लंबाई में वृद्धि के लिए 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है इसको दोस्तों, प्राथमिक वृद्धि या तो आपको दे सकता है दोस्तों लंबाई में वृद्धि के लिए ऊतक पूछेगा। तो आपको दोस्तों एपिकल याद रखना है, शीर्ष अस्त विभाज्य ऊतक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कहा है दोस्तों कि किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिकाएं पाई जाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ ऊतक में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है, ये भी सही है आपका। तो इसका आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। तो गन्ने में दोस्तों जो लाल सड़न रोग होता है वह आपका कवक के कारण होता है, याद रखिएगा किसके कारण होता है, तो कवक के कारण। नेक्स्ट है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया था। तो राइट आंसर है दोस्तों 18 का ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलियम नोट्रेटम पेनिसिलियम नोट्रेटम से दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन को प्राप्त किया था, पेनिसिलियम नोट्रेटम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों एनोफ्लीज, ध्यान देना है 19 का क्वेश्चन। एनोफ्लीज जो है दोस्तों ये आपको एनोफ्लीज हो जाएगा आपको क्या, तब मलेरिया हो जाएगा। एनोफ्लीज मच्छर से दोस्तों मलेरिया हो जाएगा। क्यूलैक्स से दोस्तों आपको फाइलेरिया हो जाएगा। और फिर है दोस्तों आपका रेत मक्खी से दोस्तों आपको कालाजार हो जाएगा। और सीसी मक्खी यानी कि दोस्तों नींद की बीमारी हो जाएगा। सीसी मक्खी हो जाएगा दोस्तों नींद का बीमारी। तो इसका हो जाएगा आपका 4 3 2 1 1 2 4 3 1 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी में दिया गया है 4 3 1 2, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। याद रखना है एनाफ्लीज मच्छर से दोस्तों मलेरिया होता है और क्यूलैक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है। रेत मक्खी से दोस्तों कालाजार होता है और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी होती है, यानी कि दोस्तों निंद्रा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन 20 कहता है कि पेचिस या अमीबायोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में से कौन सा है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एंट अमीबा है। कौन है, तो एंट अमीबा। नेक्स्ट है कि एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग से उपयोगी है। तो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है दोस्तों यह औषधि याद रखना है किस रोग से। तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी से। काली खांसी से, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा दोस्तों, काली खांसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाता है वह कि दोस्तों क्या कहलाता है। तो 22 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉक्स कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो फ्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि जीवाणु की आकृति विषाणुओं की तुलना में बड़ा होता है। देखिए दोस्तों जो जीवाणु की आकृति होती है वह विषाणुओं की तुलना में बिल्कुल दोस्तों बड़ा होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है कि जीवाणु फिल्टर में पास नहीं होते हैं जबकि दोस्तों विषाणु फिल्टर में पास हो जाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए जीवाणु जो है ना दोस्तों यह फिल्टर में पास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जो विषाणु रहेगा वह फिल्टर से दोस्तों पास हो जाएगा। तो यानी कि दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि मोफिर्न
मोफिन दोस्तों यानी कि मॉर्फिन जो है यह निकाला जाता है। तो मॉर्फिन दोस्तों यह किससे निकाला जाता है? तो पेपोर सेमनीफेरम से। पेपोर सेमनीफेरम देखिए ऑप्शन आपका बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 25, कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? तो कपास का पौधे का दोस्तों जो वंशीय नाम है वह याद रखना है गैसीपियम। गैसीपियम है या कपास का वंश के नाम गैपीसियम। नेक्स्ट है दोस्तों कि जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनमें बीज का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग अंडाशय में नहीं होता है, बल्कि वे पादप को जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे दोस्तों नग्न अवस्था हो जाएगा, यानी कि नग्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, नग्न। नेक्स्ट है कि पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पौधे के वर्गीकरण के बारे में कहा दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन जो डी है कि ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह कथन आपका सही है कि ब्रायोफाइटा में जो है यह संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। यही आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में कौन सा रोजोइड के बारे में सही नहीं है? तो राइजोइड के बारे में दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो 28 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती हैं। याद रखना है जो राइजोइड्स होते हैं दोस्तों इसमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न जीवों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों एक तरफ दे रहा है एगैरिकस, एस्परजिलस, यूलोथ्रिक्स और अल्वा। पूछा दोस्तों कि इनमें से कौन सा सवाल है? तो देखिए दोस्तों इसमें जो सवाल है आपको यूलोथ्रिक्स और अल्वा, यूलोथ्रिक्स और अल्वा दोस्तों यह एक प्रकार का आपका सवाल है। तो 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और एगैरिकस और एस्परजिलस जो है दोस्तों ये हम लोग कवक में पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 बोल रहा है दोस्तों कि थैलोफाइटा समूह के पादप में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो थैलोफाइटा के बारे में पूछा दोस्तों, तो देखिए पहला है कि पादप शरीर वास्तविक जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है। देखिए दोस्तों जो थैलोफाइटा समूह के पादप होता है तो उसमें दोस्तों जड़, तना, पत्ती और जाइलम, फ्लोएम ये सभी का अभाव रहता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इनका शरीर सुकाय सदृश कहलाता है, यानी कि थैलस कहलाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है इसका आकृति जो होता है दोस्तों वो थैलस के समान होता है। तो ऑप्शन बी भी आपका सही है। नेक्स्ट है कि अधिकांश पादप या तो जलीय या तो नमी स्थानों में उगते हैं, ये भी सही है दोस्तों। जो थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है या तो दोस्तों जलीय में या तो अधिकांश पादप में या तो दोस्तों नमी स्थान पर उगता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 31 बोलता है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को पहचाना जा सकता है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में दोस्तों जो भारत को पहचाना जा सकता है या विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में और अल्प विकसित राष्ट्र के रूप में, या तीनों में दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 32। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषताएँ मौजूद हैं? इसमें कौन सा विशेषताएं दोस्तों मौजूद है? तो 32 का देखिए पहला है कि कृषि की प्रधानता, बिल्कुल सही है। जनसंख्या की अधिकता, ये भी सही है। कच्चे माल का अधिक निर्यात, ये भी सही है। और न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही है दोस्तों। और बृहद बेरोजगारी, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो है दोस्तों कथन आपका विकासशील देश की अर्थव्यवस्था के लिए भारत है दोस्तों शामिल इसी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा है? तो विश्व बैंक ने दोस्तों जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको 3 भागों में बांटा था। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा दोस्तों, 3 भागों में, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ऐसे सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों याद रखना है हम लोग, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों को आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 35 की 1932 ईस्वी में प्रकाशित NEG ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों इसका जो लेखक है सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस का रॉबिन्स है। कौन है? तो रॉबिन्स है। और इनकी पुस्तक दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस है और यह 1932 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही है? पहला दोस्तों कि हैदराबाद राज्य से आरकोट का निजामत का उदय हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि
विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा कथन भी सही है और पहला कथन भी सही है। नेक्स्ट है कि रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी तथा अधिकृत राज क्षेत्र में हुआ है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, तीसरा कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 या दोनों कथन सही है। तो 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन 37 का रहा है कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक कौन है। तो याद रखना है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक पूछेगा तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज ... अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वह शरारत छोड़ गए हैं। तो यह निम्नलिखित में से दोस्तों उपयुक्त वाक्य क्या संविधान सभा के बहस में कहा था, या दोस्तों किसने कहा था। तो यह याद रखना है, यह आपका दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था कि दोस्तों अंग्रेज जा चुके हैं लेकिन परंतु दोस्तों वह शरारत छोड़ कर ही गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 बोला है कि निम्न में से कौन व्यक्ति गदर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल है। तो गदर आंदोलन के दोस्तों प्रमुख नेताओं में कौन कौन सा आपके शामिल हैं। तो देखिए आपका दोस्तों करतान सिंह सराबा थे, सोहन सिंह भाकना थे दोस्तों, भाई परमानंद भी थे, भगवान सिंह थे, बसंत विश्वास नहीं थे दोस्तों, अमीर चंद भी नहीं थे, पंडित काशीराम थे। तो ऑप्शन यानी कि दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 7 है। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है 1, 2, 3, 4, 7, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। तो अस्थायी बंदोबस्त की दोस्तों व्यवस्था कौन सी इसमें नहीं है व्यवस्था। तो देखिए जो ऑप्शन बी दिया गया है कि अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाया गया था। बिल्कुल दोस्तों इसमें नहीं बनाया गया था, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका यह हो जाएगा कि यह दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। अस्थायी बंदोबस्त दोस्तों 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन इसमें दोस्तों सत्य है। तो पहला कथन कह रहा है कि खासी विद्रोह 1827 से 33 के नेतृत्व में तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो खासी विद्रोह हुआ था वह तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है कि रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो कि पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में हुआ था और यह चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था और यह दोस्तों चित्तर सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि रंपा विद्रोह के बीच उल्लूरू सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया जो कि दोस्तों यह गैर आदिवासी नेता थे। बिल्कुल सही है दोस्तों, रंपा विद्रोह याद रखना है 1922-24 में हुआ है और यह दोस्तों सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है दोस्तों कि सैडलर आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सैडलर आयोग, पहला कथन करा दोस्तों सैडलर आयोग के बारे में कि सन 1917 ईस्वी में विश्वविद्यालय की समस्याओं को अध्ययन हेतु गठित किया गया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आयोग के 2 भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। ये भी सही है दोस्तों, जो सैडलर आयोग था इसके 2 भारतीय सदस्य थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि सैडलर आयोग के द्वारा 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1, 2 और 3, या तीनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 43। 1857 के विद्रोह से बिहार में कौन कौन सा भाग अप्रभावित था। तो मतलब दोस्तों अप्रभावित 1857 से दोस्तों बिहार में कौन कौन सा भाग आपको अप्रभावित था। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 43 का। देखिए दानापुर दोस्तों अप्रभावित नहीं था, पटना भी नहीं था, आरा भी नहीं था, मुजफ्फरपुर, मुंगेर था। तो मुंगेर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 5 सही है, तो आपको केवल भी, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पटना से में भी चल रहा था, आरा में भी चल रहा था, मुजफ्फरपुर में भी चल रहा था और दानापुर में भी चल रहा था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन वेवेल योजना के संदर्भ में सही थे। तो वेवेल योजना के संदर्भ में दोस्तों कौन सा कथन इसमें से आपका सही है। पहला कथन कह रहा है कि 14 जून 1945 को यह योजना प्रस्तुत हुई थी। बिल्कुल सही है। जो लॉर्ड वेवेल योजना दोस्तों, जो वेवेल योजना था यह 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया गया था और इसमें केंद्र में एक कार्यकारी परिषद का गठन हुआ जिसका वायसराय, कमांडर इन चीफ तथा अन्य सभी भारतीय सदस्य शामिल थे इसमें। बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों कार्यकारी व्यवस्था नए संविधान के लिए आम सहमति होने तक देश की व्यवस्थाओं को चलाने का एक अंतिम व्यवस्था थी। ये भी सही है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता अल्बर्ट हॉल में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। क्या दोस्तों इंडियन नेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन,
तो याद रखना है, यह आपका दोस्तों 1883 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 बोल रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्हें लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। बिल्कुल सही है दोस्तों, यह सभी ने सहायक संधि को स्वीकार किया था और यह लॉर्ड ब्लेजली का सहायक संधि है दोस्तों। तो सबसे पहले हैदराबाद ही स्वीकार किया था, याद रखना है, उसके बाद मैसूर, फिर अवध और उसके बाद सिंधिया। तो ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3, 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ खोजे गए देश है और एक तरफ दोस्तों समुद्री मार्ग से जो खोज करता थे उनका। तो न्यूजीलैंड के दोस्तों तस्मान हॉलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड जो खोजा गया था देश, या तस्मान हॉलैंड के माध्यम से। फिर ब्राज़ील था दोस्तों, तो ब्राज़ील को अल्वारेज कैब्रोल। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा दोस्तों आपका कैप्टन कुक, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कुक। और अमेरिका का दोस्तों कोलंबस, अमेरिका को कोलंबस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2, 1, 4, 3 याद रखना है। न्यूजीलैंड का दोस्तों तस्मान हॉलैंड और ब्राज़ील को अल्वारेज कैब्रोल और ऑस्ट्रेलिया का आपका कैप्टन कुक और अमेरिका का कोलंबस। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 का रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है। बैरकपुर विद्रोह दोस्तों, तो बैरकपुरी विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए, जो बैरकपुरी विद्रोह हुआ था दोस्तों वह नवंबर 1824 में हुआ था, तो आपका इसमें आ जाएगा। फिर बरहामपुर विद्रोह, तो बरहामपुर विद्रोह दोस्तों फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह दोस्तों, संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ है। और बेलोर विद्रोह आपका जुलाई 1806 में हुआ है। तो देखिए ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 49। क्वेश्चन 49 का रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा इसमें दोस्तों एक कथन सही नहीं है? तो 49 में देखिए ऑप्शन ये कह रहा है कि फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीयों का सत्ता हस्तांतरण नहीं करेगा। बिल्कुल गलत है दोस्तों, यही कथन आपका सही नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, कथन या सही नहीं है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 50। बोल रहा है कि देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा अब वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। यह कथन दोस्तों किसका है? तो यह कथन याद रखिएगा दोस्तों टॉमस मुनरो के द्वारा बोला गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधीयन इनोवेशन यानी कि गांधी जी की नौचार का तात्पर्य क्या था? तो नौचार का तात्पर्य था कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1942 के आंदोलन के दौरान गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद जेल में उनके उपवास शुरू होने के बाद उनको रिहा न किए जाने पर निम्न में से किन व्यक्तियों सराय की कारकर्नी से दोस्तों इस्तीफा दे दिया था? तो 52 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 यानी कि तीनों कथन दोस्तों आपका सही है, क्योंकि दोस्तों MSNE और NR सरकार और HP मोदी, यह तीनों दोस्तों जब 1942 के दौरान में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन्होंने दोस्तों उपवास शुरू होने के बाद उनके रिहा न किए जाने पर जो आपको थे MSNE और NR सरकार और HP मोदी, यह तीनों दोस्तों व्यक्तियों ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट है कि गुलामगिरी किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? तो गुलामगिरी दोस्तों बताना है, तो गुलामगिरी जो है दोस्तों यह ज्योतिबा फुले की है और सत्यशोधक समाज की स्थापना भी किए थे ज्योतिबा फुले। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है दोस्तों कि सत्य कथन को पहचानिए। पहला कथन है कि वे जो विधान परिषद में प्रवेश की वकालत कर रहे थे वो परिवर्तन समर्थक कहलाए और इनमें दोस्तों विठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा, हकीम अजमल खान, मोतीलाल नेहरू और दोस्तों CR दास शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट कथन दोस्तों कि वो जो विधान परिषद में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे वह दोस्तों परिवर्तन विरोधी कहलाए थे, जिनमें दोस्तों राजगोपालाचारी, अयंगर और MA अंसारी तथा राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट है दोस्तों, 1 और 2 दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो रिंग ऑफ फेंस जो है संबंध दोस्तों ये आपको वारेन हेस्टिंग्स से है, वारेन हेस्टिंग्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो 1920 के अनुसार रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाया गया, तो निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन बी बोल रहा है कि यथासंभव अंग्रेजी भाषा को प्रयोग किए जाने का प्रावधान लाया गया था, या दोस्तों इसमें आपका शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 57। क्वेश्चन 57 का है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का दोस्तों सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का दोस्तों जो सबसे कट्टर दुश्मन था वह दोस्तों अहमदुल्ला था। याद रखना है अहमदुल्ला
दुल्ला, तो 57 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों ऑप्शन ये दिया गया है मौलवी अहमदुल्ला। चलिए नेक्स्ट है कि दिल्ली संयंत्र केस के तहत कौन कौन शामिल थे जिन्होंने बाद में इस केस के तहत फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो कौन कौन शामिल थे दोस्तों, तो देखिए आपका जो शामिल थे इसमें बसंत विश्वास थे, अमीर चंद थे, अवध बिहारी थे, बाल मुकुंद थे और दोस्तों आपका काशी राम थे। काशी राम नहीं थे दोस्तों, आपको बाल मुकुंद ही थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3 4, याद रखिएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 59। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है। तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन यह पुस्तक दोस्तों किसकी है। तो अभी हम लोग देखें दोस्तों यह लाला लाजपत राय की पुस्तक था। नेक्स्ट है दोस्तों कि गीता रहस्य, तो गीता रहस्य दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। फिर है कि द नेशन इन मेकिंग जो हो जाएगा दोस्तों आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी की हो जाएगा। फिर इंडिया विंस फ्रीडम दोस्तों आपको मौलाना अबुल कलाम, इंडिया विंस फ्रीडम। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सही कथन का चयन कीजिए। बोला दोस्तों कि खेरा सत्याग्रह किसानों के मालगुजारी माफ़ करने से संबंधित है। खेरा सत्याग्रह दोस्तों बिल्कुल सही है, तो 60 का ऑप्शन ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वल्लभ भाई पटेल तथा इंदुलाल यागुनी के खेरा आंदोलन व अहमदाबाद आंदोलन दोनों में गांधी जी के सहयोगी थे, जो कि दोस्तों कथन आपका बिल्कुल गलत है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक कथन जो है आपका सही है। नेक्स्ट है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो महाराजा रंजीत सिंह के दोस्तों जो उत्तराधिकारी थे वह दोस्तों खड़क सिंह थे, खड़क सिंह। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 62 का रहा है कि देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता राष्ट्रीय चरित्र अथवा सब जो देश के प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। यह कथन दोस्तों किसका था। तो यह कथन दोस्तों याद रखना किसका था, तो यह कथन दोस्तों आपका टॉमस मुनरो का था। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्न कथनों पर दोस्तों आपका विचार करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर लेना है। तो 63 का देखिए दोस्तों पहला कथन है कि राजपूताना जहाज में गांधी जी के साथ महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और मीराबेन भी थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस कार्य समिति की किसी महिला ने भाग नहीं लिया। बिल्कुल गलत है दोस्तों आपका। तो 63 का आपका राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी केवल एक जो है दोस्तों यह कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन आपका 64। बोला कि महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल कहाँ है। तो महारानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों समाधि स्थल आपका ग्वालियर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 65। प्रश्न बोलता है कि सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों पहला कथन है कि फरवरी 1928 में दिल्ली में प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन के एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें एक उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था वाली संविधान निर्माण का योजना बनाया गया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन जो कि यह मई 1928 में बम्बई में हुआ था। इसमें दोस्तों 8 सदस्यीय समिति का गठन हुआ जिसमें नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ये भी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेहरू रिपोर्ट वाली समिति में सुभाष चंद्र बोस भी एक सदस्य थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। 1 2 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मैकडोनाल्ड आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए दोस्तों जो 66 का दोस्तों ऑप्शन जो डी दे रहा है यह आपका दोस्तों असत्य है कि आयोग ने अखिल भारतीय खाद्यान्न परिषद का सृजन की सिफारिश की थी। बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। बोरा 67 की काकोरी केस के किस अभियुक्त ने अपनी फांसी से पूर्व दिए गए दूध की पसीने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊँगा। तो 67 का राइट आंसर दोस्तों यह कथन आपका राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। पहला है गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ था। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था। नेक्स्ट कथन कह रहा दोस्तों कि गुमसूर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया और धनंजय श्रीकर भांजा के पीते थे। तो देखिए दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 68 में दोस्तों जो कथन दिया गया था तीसरा छोड़कर दोस्तों बाकी सभी कथन सही है। तो 1 2 4 कथन आपका सही है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी। तो चित्तरंजन दास की दोस्तों जो मृत्यु हुआ था वो आपको जून 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि द्वैत शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली का निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दिया था। तो यह दोस्तों याद रखना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों पार्सिवल स्पीयर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 का रहा है कि 96वें एकेडमी अवार्ड्स
ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको ओपेनहाइमर को दिया गया है, ओपेनहाइमर को। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 96वें एकेडमी अवार्ड्स 2023 में प्रदत्त पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो 72 का ऑप्शन डी दिया गया है आपका सही सुनियमित नहीं है, याद रखना है सब। क्योंकि दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन और केयरलेस ऑफ द फ्लावर मून बिल्कुल गलत है आपका। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 73। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो कौन सा इसमें कथन सही है दोस्तों? पहला कथन है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान में 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाएगी, बिल्कुल सही है। फिर इन देशों में आए गैर मुस्लिम प्रवासी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी तथा ईसाई ही इस कानून के तहत दोस्तों भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का अध्यक्ष दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त थे न्यायाधीश न्यायमूर्ति M.A. खानविलकर को। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 75। राजनीतिक दल को चंदे प्रदान करने के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस फरवरी 2024 में रद्द कर दिया है। और इस बॉन्ड दोस्तों किस बैंक से खरीदे जा सकते थे दोस्तों? तो 75 का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका केवल भारतीय स्टेट बैंक से। ध्यान रखना, केवल भारतीय स्टेट बैंक से। नेक्स्ट एक निम्नलिखित विभूतियों को नाम पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों जननायक कर्पूरी ठाकुर, फिर है दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी, M.S. स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और P.V. नरसिम्हा राव। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त में से कितने को वर्ष 2024 में भारत की सबसे बड़ी नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित की जाने की घोषणा की गई थी? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, यानी कि 5 को दोस्तों किया गया था। तो 76 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद कौन सा है? तो आपको दोस्तों उत्तराखंड। पहला कौन है दोस्तों? तो गोवा है, और उसके बाद फिर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस देश की सीमा से लोगों को वीजा युक्त आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों म्यांमार। म्यांमार जो है दोस्तों यह भारत सरकार के द्वारा दोस्तों सीमा से लोगों को वीजा युक्त आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत दोस्तों किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 93वां स्थान पर दोस्तों भारत है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित साहित्यकार के नाम पर विचार कीजिए। संस्कृत साहित्यकार जगत गुरु रामभद्राचार्य, दूसरा है कि उर्दू साहित्यकार गुलजार जो कि संपूर्ण सी कालरा, और हिंदी से उपन्यासकार दोस्तों मृदुला गर्ग, और तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन। तो कह रहा दोस्तों कि कितने को 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार में चयनित किया गया है? तो 80 का राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है दोस्तों उर्दू साहित्यकार गुलजार जो है इनको दिया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दोस्तों आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है 16 मार्च को। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आपका दोस्तों 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। तो 82 का ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, तो 83 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84 का है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसने एक पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही पीऊँगा? तो दोस्तों किसने किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों कच्चा द्वीप भारत और किस देश के बीच यह अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर है दोस्तों, यह भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने वक्तव्य दिया था? यह दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो आदिवासी शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा ने याद रखना है। जनजातीय लोगों के लिए दोस्तों आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। नेक्स्ट है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है? तो यह दोस्तों आपका जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र को प्रस्तावित किया था।
नेक्स्ट है कि माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह दोस्तों आपको लैरी कॉलिंस और डोमेनिक लेपियर, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत जो लिखा गया था दोस्तों वह याद रखना है श्यामलाल पार्षद के द्वारा, श्यामलाल पार्षद के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है, तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। नेक्स्ट है कि मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई है, तो मदर इंडिया पुस्तक दोस्तों आपको कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया है, कैथरीन मेयो के द्वारा। नेक्स्ट है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति दोस्तों अपनी रचना में किसने लिखी थी? तो यह पंक्ति दोस्तों याद रखना है मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी अपनी रचना में। नेक्स्ट है कि गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू है। क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है कि प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखा था? तो प्रिजन जो डायरी पुस्तक था दोस्तों वो आपको जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है, तो श्री अरबिंदो आश्रम दोस्तों कहाँ में अवस्थित है? तो पांडिचेरी में, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पांडिचेरी में अवस्थित है, तो 96 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म आपको महू में हुआ है, महू मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता भारत की किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली दोस्तों प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू थी, याद रखना है, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है दोस्तों कि इनमें से किसने फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? इनमें से दोस्तों किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो मौलाना खान अब्दुल गफर खान को, खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। दोस्तों ये आपको जो पेड क्लास का टेस्ट है आपको फ्री में उपलब्ध हो रहा है। इसका PDF दोस्तों आपका टेलीग्राम पर मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ पर आपका दोस्तों PDF मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे। तो चलिए दोस्तों बिना लास्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है? तो साम्यवाद का उच्चतम पुजारी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अभी तक दोस्तों टोटल 3 ही सेट हुआ था, तीनों सेट हम लोग यहाँ पर लेकर आ गए हैं। जैसे ही नेक्स्ट सेट आएगा वो आपको दोस्तों यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।